गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण पाठ 12 विराम चिन्ह के बारे में अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह वे चिन्ह होते हैं जो किसी भी लेखन कार्य में ठहराव या रुकावट के लिए हम कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ऐसे चिन्हों को विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। कुल विराम चिन्हों की संख्या 11 है, जिसमें से पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर एक वाक्य का समापन हो जाता है, अर्थात एक पूर्ण वाक्य होने पर हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। इसका संकेत इस प्रकार से लिखा जाता है खड़ी पाई के रूप में। जैसे आज बहुत गर्मी है, ये वाक्य पूर्ण हो गया और इस वाक्य के पूर्ण होने पर हम उसके अंत में जिस विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं वह पूर्ण विराम चिन्ह कहलाएगा। दूसरा है अल्प विराम। अल्प मीन्स थोड़ा समय। थोड़े समय के लिए रुकने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो ऐसे प्रयोग होने वाले शब्द अल्प विराम कहलाते हैं, जो पूर्ण विराम से बहुत कम समय के लिए रुका जाता है। जैसे इसका प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, हाँ, नहीं, तारीख, विस्मय बोधक कथन से पूर्व या एक वाक्य से दूसरे वाक्य को अलग करने के रूप में भी इसका प्रयोग हम कर लेते हैं। अर्थात कहीं ऐसा प्रसंग आता है जहाँ पे 2-3 संज्ञा शब्द हैं या 2-3 सर्वनाम शब्द हैं या 2-3 विशेषण शब्द हैं या क्रिया शब्द हैं या हाँ नहीं में उत्तर देना है अथवा तारीख हमें लिखना है या विस्मय बोधक कथन कहना है या कथन से पूर्व कोई बात हो, तो वहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है अल्प विराम। इस तरह से यह बहुत कम समय के लिए रुकने के लिए प्रयोग में आता है। तीसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम वह विराम चिन्ह होता है जो पूर्ण विराम से कम लेकिन अल्प विराम से अधिक समय तक रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे विराम चिन्हों को अर्ध विराम के नाम से जानते हैं। इसका संकेत इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैंने रोटी और सब्जी खाई, भाई ने पुलाव और दाल। इन दोनों वाक्यांशों के बीच में अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम समय के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यह अर्ध विराम के नाम से जाना जाता है। अर्ध विराम अर्थात पूर्ण विराम का आधा समय। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग हम किसी से प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उसके अंत में जो विराम चिन्ह लगाया जाता है वह प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। जैसे वह कौन है, इसके अंत में जो प्रश्न का चिन्ह बना हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। इस तरह से इसका प्रयोग कर लेंगे यदि हमें किसी से कोई प्रश्न पूछना है। पांचवा है विस्मयाद बोधक चिन्ह। विस्मयाद अर्थात आश्चर्य प्रकट करने के लिए या घेरा मन के भाव या खुशी या दुख, किसी भी मनोभाव को प्रकट करने के लिए हम जिन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विस्मयाद बोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग हम विस्मयाद बोधक शब्द लिखने के तुरंत बाद ही करते हैं। जैसे वाह तुमने तो पढ़ना भी शुरू कर दिया या वाह तुमने तो कमाल कर दिया। छठा है योजक या विभाजक चिन्ह। योजक अर्थात जोड़ना, विभाजक मीन्स अलग करना। अर्थात दो समानार्थक या समानार्थी या पुनरुक्त शब्दों के बीच में लगाया जाने वाला जो छोटा सा डैश का चिन्ह होता है उसे योजक या विभाजक चिन्ह कहते हैं। ये दो विलोम शब्दों के बीच में अर्थात जो एक दूसरे से विलोम अर्थ प्रकट करते हो उनके बीच लगाते हैं, या किसी से समानता प्रकट करना होता है जैसे थोड़ा सा, तो वहां पर भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। या पुनरुक्त वाले शब्दों के बीच में भी, जैसे साथ साथ, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे शब्दों के बीच में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं, या विपरीत लिंग वाले शब्दों के बीच में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे माता पिता हमारे हितैषी हैं, माता पिता के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है इसे हम योजक चिन्ह या विभाजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। सातवां है निर्देशक चिन्ह, अर्थात ऐसा चिन्ह जिसका प्रयोग हम किसी भी आदेश या निर्देश को जारी करने के लिए करते हैं, तो वहां पे प्रयोग किया जाने वाला नाटकों में आदेश और निर्देशक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। यह योजक चिन्ह से 2 गुना लंबाई में खींचा जाता है जिससे दोनों में भिन्नता स्पष्ट किया जा सके। ध्यान रखेंगे यह छोटे रूप में होता है और यह इसका बड़े रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे
राजा तुम्हें क्या कष्ट है द्वारपाल। अर्थात राजा यह है निर्देश दे रहा है कि तुम्हें क्या कष्ट है द्वारपाल, अपनी बातों को कहो। तो वहां पे राजा ने जो कथन कहा है उसके आगे जो चिन्ह लगा हुआ है यह है निर्देशक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। 8वां है उद्धृत चिन्ह, अर्थात ऐसा चिन्ह जिसका प्रयोग हम ऊपर खींचकर किसी कथन को, किसी वाक्य के कथन को या किसी बात के कथन को या किसी विशेष शब्द को या किसी विशेष सोच को बताने के लिए प्रयोग में लाते हैं। या किसी कथन को जस का तस प्रयोग करना होता है तब भी लगाता है, या अपनी बात कहने के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं। उद्धृत चिन्ह के दो भेद होते हैं, एक इकहरा उद्धृत चिन्ह होता है और दूसरा दोहरा उद्धृत चिन्ह होता है। इकहरे उद्धृत चिन्ह में हम एक इस प्रकार से एक का प्रयोग करते हैं, दोहरे उद्धृत चिन्ह में दो का प्रयोग करते हैं और बीच में उस कथन को लिख देते हैं। यदि विशेष शब्द या किसी विशेष सोच को बताने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर जो प्रयोग होगा वह इकहरा उद्धृत चिन्ह प्रयोग होगा, और यदि किसी कथन को जस का तस लिखने के लिए प्रयोग कर रहे हैं या अपनी बात कहने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे जो चिन्ह प्रयोग होगा उसे दोहरा उद्धृत चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे इकहरे उद्धृत चिन्ह में गीता में कर्मयोग की बात लिखी है। यहाँ गीता एक विशेष शब्द है या विशेष कह सकते हैं कि विशेष संज्ञा शब्द है, इसको इकहरे उद्धृत चिन्ह में किया गया है तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रयोग कर लेंगे। दूसरा है मैंने कहा अल्प विराम, फिर दोहरा उद्धृत चिन्ह है मैं सदा अहिंसा का पालन करूंगा। यहाँ मैं सदा अहिंसा का पालन करूंगा यह दोहरे उद्धृत चिन्ह में प्रयोग किया गया है। इस तरह से कहा जा सकता है कि हमें किसी कथन को जस का तस जब लिखना होता है तो हम दोहरे उद्धृत चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। 9वां है हंस पद। हंस पद को टुटपूरक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। जैसे प्राचीन काल में जब वाइटनर का प्रयोग प्रचलन नहीं था तो किसी गलती को होने पर या किसी शब्द के छूट जाने पर हम एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिख दिया करते थे, जिसे हंस पद या टुटपूरक चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो आज भी वह प्रचलन चालू है कि यदि कोई वाक्य हम लिख रहे हैं और उसमें कोई शब्द गलत हो गया या छूट गया तो हम इस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं और ऊपर उस लाइन के ऊपरी लाइन पे हम उस शब्द को लिख लेते हैं। 10वां है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग हम एकांकी नाटकों में प्रयोग करते हैं या पूरे नाटक में या अपने हाव भाव को प्रकट करने के लिए या विशेष रूपों में प्रयोग कर लेते हैं। नाटकों में प्रयोग करने के लिए अपने हाव भाव को या विशेष रूप से प्रयोग करने के लिए हम इस प्रकार से करते हैं कि जैसे बच्चा धीरे धीरे आता है और चुपचाप बैठ जाता है, अर्थात यह प्रसंग बताया जा रहा है नृत्य में पर्दे के पीछे क्यों क्या करता है क्या कर रहा है। या दूसरे रूप में हाव भाव प्रकट करने के लिए जैसे कहता है कि सैनिक कोई प्रवेश करता है नाटक मंच पे और वह बहुत जोर आवाज से बोलता है भारत माता की जय, तो वह दिखाने के लिए वह कितनी तेज आवाज से बोल रहा है, धीरे बोल रहा है या ज्यादा बोल रहा है, उसे हम कोष्ठक में लिख लेते हैं। 11वां लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। इन चिन्हों का प्रयोग हम कुछ शब्दों को बहुत छोटे रूप में प्रयोग करने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। आजकल इसका प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। जैसे डॉक्टर को हम डा लिख कर ऊपर चंद बिंदी लगाकर एक शून्य के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। पंडित को भी उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है, पर अंक की मात्रा लगाकर और आगे शून्य लिख देते हैं तो पंडित पढ़ा जाने लगा है। उसी प्रकार से आगे देख सकते हैं, कृपया पन्ना उलटिए, इसको क्री शून्य पर शून्य और ऊ लगा लिख करके उसके आगे शून्य लगा करके हम उसको संक्षिप्त बना दे रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में लाघव शब्दों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उम्मीद है कि आज आपको पाठ 12 विराम चिन्ह समझ में आ गया होगा, जिसमें आपने विराम चिन्ह की परिभाषा सीखा कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। वाक्य में ठहराव लाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के 11 भेद होते हैं। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम, चौथा प्रश्नवाचक, 5वां विस्मयार्थ बोधक, 6वां योजक या विभाजक चिन्ह,
7वां निर्देशक चिन्ह, 8वां उद्धृत चिन्ह, 9वां हंस पद, 10वां कोष्टक चिन्ह और 11वां लाल बाजार संक्षेप सूचक चिन्ह। इसके विशेष चिन्ह आपको भी बता दिए गए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।